नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को जय हिंद, जय भारत। आज आपके सामने एक सीईटी एग्ज़ाम को लेकर के बहुत मुहिम चीज़ें बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इसका नोटिफिकेशन जो है ऑलरेडी पहले ही आ चुका था, लेकिन अभी हाल ही में इसके फॉर्म की डेट जो है यहाँ पर एप्लीकेशन जो अप्लाई करोगे आप उसकी डेट यहाँ पर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जो डेट अभी यहाँ पर आई है वो आप 24 जून से यहाँ पर जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 24 जून से 24 जून से लेकर के और आप 23 से जुलाई तक 2026 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसमें ऐसी बारीक चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ कि सीईटी के एग्ज़ाम में बच्चों को एक्चुअल में क्या है कि पता ही नहीं होता कि कहाँ पर जोर देना चाहिए और कहाँ जोर देने से कहाँ इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा जो नाड़ी देख करके रोगों को ठीक करते हैं। अब जैसे मान लो किसी को बीपी जो है मान लो लो हाई हो, इस प्रकार का हो, तो कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पर जो अंगूठी पैर का अंगूठा होता है उसके पास की जो है नस उसको प्रेस करेंगे। लेकिन यदि हम दूसरी जगह की नस प्रेस करेंगे तो इफ़ेक्ट कोई दूसरी जगह ही होगा। इसका मतलब हमें ये देखना है कि एग्ज़ाम में किन चीज़ों को लेकर के हम पिछली बार रह गए थे या रह जाते हैं, तो क्या रणनीति बनाएं कि हम पास हो जाएं। गवर्नमेंट ने आपको जो रूल्स और रेगुलेशन दिए हैं उनका भी सही अर्थ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार क्या हम अलग ही अर्थ निकाल लेते हैं, तो उनको देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर देखें ज़रा, इसकी डेट जो है एग्ज़ाम की डेट है ऑलरेडी सरकार ने पहले ही दे दी थी, और ये है 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को 3 दिन एग्ज़ाम आयोजित होगा। एग्ज़ाम पूरा दोस्तों ऑफलाइन होगा आपका। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब जो है आपके पास में पेपर होगा और उसमें जो है आपका ओएमआर शीट भरी जाएगी। ऑफलाइन पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर नहीं होगा। इसके बाद में थोड़ा सा अब हम इसके प्रकाश डालते हैं इसमें कि भाई इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं, कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं, क्यों सीईटी का एग्ज़ाम दें, हम कौन कौन सीईटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, इस बारे में थोड़ा सा ज़रा दोस्तों यहाँ पर चर्चा करते हैं हम। देखिए ज़रा, ये वैकेंसियाँ आपके पास में यहाँ पर आ गई है कि कौन कौन से बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। सबसे पहले तो इस प्रश्न का जवाब लीजिए आप, जिन्होंने 12वीं पास कर ली हो या फिर जो है 12वीं के अंदर अप्लाई है, वो भी बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसको देने से क्या फ़ायदा होगा, क्या आप नौकरी लग जाओगे कि ना, सरकार यहाँ पर नौकरी लगने का आश्वासन नहीं दे रही है। साफ साफ क्लियर बोला है सरकार ने, कहा है कि आप नौकरी लगने वाली भर्ती में जो वैकेंसी निकलेगी उसकी परीक्षा होगी अलग से, उसके अंदर बैठने के लिए एलिजिबल हो जाओगे आप। बस इतना सरकार यहाँ पर कह रही है। इसमें बैठने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए आपको, 40% अंक चाहिए। ये भी मैं अभी आपको और आगे से क्लियर कर दूंगा। देखिए ज़रा, यहाँ पर जो है ये 14 यहाँ पर जो है वैकेंसी दी है। 14 वैकेंसी, 14 विभागों की 14 वैकेंसी यहाँ पर दी है। 2 वैकेंसी यहाँ पर एक्स्ट्रा जोड़ी है दोस्तों यहाँ पर। एक तो 13 नंबर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी सेवा नियम और विनियम, और 14 नंबर जेडीए में अधीनस्थ सेवा कनिष्ठ सहायक की। बाकी वैकेंसियाँ आपकी वनपाल, छात्रावास अधीक्षक के, कांस्टेबल, लिपिक के, कनिष्ठ सहायक, ये सारी वैकेंसियाँ आपको पहले से ही दी गई थी, लेकिन 2 एक्स्ट्रा यहाँ पर और जोड़ दी गई। तो स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है ये भी कि हमारे पास 2 वैकेंसी और आ गई जिनमें ये बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 10+2 के एग्ज़ाम में 40% अंक प्राप्त कर लिया है। फॉर्म भरने की डेट मैंने आपको बताई दी है, 24 जून से लेकर 23 जुलाई तक इसका फॉर्म अप्लाई होगा। अब थोड़ा सा क्या है कि इसके सब्जेक्ट पर और मार्क्स पर और कितने नंबर का पेपर होगा, क्या क्या सिलेबस में होगा और क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, इस पर भी दोस्तों यहाँ पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखिए ज़रा, यहाँ पर दोस्तों ये आ गया आपके पास में 2026 का। इसमें सिलेबस दे दिया है। ये राजस्थान का इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति भूगोल और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग के अलावा भी प्रश्न आएंगे यहाँ पर। रीजनिंग 5 प्रकार की होती है, यहाँ पर केवल लॉजिकल रीजनिंग बोली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लॉजिकल रीजनिंग के ही प्रश्न आएंगे, और भी प्रश्न आएंगे। तो गवर्नमेंट का क्या पैंतरा होता है कि मतलब एक प्रकार से जैसे वो सिम बेचने वाली कंपनियाँ कहती हैं ना, टर्म्स और कंडीशन अप्लाई, तो वैसे ये टर्म्स और कंडीशन है कि बस दे दिया उसने, रीजनिंग वर्ड लिख दिया, तो उसके आगे पीछे क्या लगा है वो बहुत सारी चीज़ें हैं। गणित भी यहाँ पर दिए, समसामयिक घटनाएँ जो है करंट है, जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर और हिंदी अंग्रेजी भी यहाँ पर दी है दोस्तों। अब इस चीज़ में आप देखिए ज़रा, बहुत ही पेचीदा स्थिति में आपको क्लियर करने जा रहा हूँ यहाँ पर। बहुत ही मुहिम स्थिति
जिसके बारे में वास्तव में किसी का ध्यान नहीं गया होगा और नहीं किसी ने बताया होगा, जो इस बार चेंज हुआ है। अभी वर्तमान में 2026 की वैकेंसी के अंदर प्रश्नों की संख्या है 120 और कुल अंक है 240। इसका मतलब एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, ये क्लियर हुआ दोस्तों। और 2.5 घंटे यहाँ पर 2.30 आवर्स यहाँ पर आप दिए गए हैं कि मतलब 2.5 घंटे आपको यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन यदि मैं यहाँ पर 2024 की वैकेंसी के बारे में बात करूँ कि 2024 में जो वैकेंसी थी वहाँ पर यहाँ क्या था और अब क्या परिवर्तन हुआ है, ये देखो आप ज़रा। 2024 की वैकेंसी में दोस्तों यहाँ पर आपके पास में कुल प्रश्नों की संख्या थी 150। क्यों बता रहा हूँ, इसका रीज़न पता चलेगा हमें। वास्तव में हमें पता चले कि परिवर्तन से बच्चों का नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, इस चीज़ की क्लैरिटी तो मिलनी चाहिए हमें। अगर नहीं मिलेगी तो फिर हम पढ़ी क्यों रहे हैं, नोटिफिकेशन क्यों आता है, क्यों दिया है सरकार ने, वो तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए दे रही है। तो हम भी हमारा फ़ायदा उठाएंगे ना, जानेंगे, हम समझेंगे, उसको अप्लाई करेंगे अपने आप के ऊपर, तभी जाकर के रिजल्ट आएगा अपना, राइट। तो यहाँ पर 150 तो क्वेश्चन 2024 के अंदर वैकेंसी के अंदर हुआ करते थे और 240 की जगह यहाँ पर 300 मार्क्स हो जाते थे। तो यहाँ पर मतलब कहूँ कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहले 120 प्रश्न थे, 240 नंबर थे, इसका मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का। अब 150 प्रश्न है, 300 नंबर हो गए। अरे सर यहाँ तो बात बराबर है, बोले यहाँ पर भी तो एक प्रश्न 2 नंबर का ही है, बिल्कुल ठीक है बात है। लेकिन यहाँ पर जो है आपके पास में 3 घंटे यहाँ पर दे दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 2024 के अंदर 3 घंटे मिलते थे, अब यहाँ पर 2.5 घंटे दिए गए 2026 के अंदर। ये 2026 का है, ये वाला ऊपर वाला, और ये 2024 का है। अब बोले सर ये सब चीज़ें चलती रहती है। अरे ना भाई, नहीं चल रही, नहीं चलती, इससे इफेक्ट पड़ रहा है। अरे कितना फ़ायदा हो रहा है ये देखिए आप यकीन नहीं करेंगे, इतना फ़ायदा निकाल के देखूंगा। अगर कैलकुलेशन में जाएंगे तो फ़ायदा निकल करके आएगा। देखिए ज़रा, अगर हम 150 प्रश्न है और हमारे पास 3 घंटे हैं, इसका मतलब 180 मिनट है और 150 प्रश्न है, तो प्रति क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की यहाँ पर जो एक क्वेश्चन होगा उसके लिए यहाँ पर 1.12 मिनट, मतलब 1 मिनट और 12 सेकंड यहाँ पर कहेंगे, 1 मिनट व 12 सेकंड यहाँ पर मिल रही है। एक क्वेश्चन के लिए 2024 में मिलती थी, एक प्रश्न के लिए 1 मिनट और 12 सेकंड का समय मिलता था उसको सोल्व करने के लिए। और अब चूंकि प्रश्नों की संख्या 120 हो गई और घंटे यहाँ पर 150 मिनट रह गई, तो यहाँ पर देखो ज़रा, अगर हम इसमें डिवाइडेशन करेंगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए जो है आपके पास में 1 मिनट व और 25 सेकंड यहाँ पर मिलने वाली है। अर्थात यूँ कहूँ कि 1 मिनट और 25 सेकंड यहाँ पर मिलने वाली है अब। और पहले कितनी थी, 1 मिनट और 12 सेकंड। देखो फ़ायदा निकल के आया ना, कितने सेकंड का टोटल फ़ायदा देखें तो 13 सेकंड का यहाँ पर जो है दोस्तों फ़ायदा हो गया आपको। प्रति क्वेश्चन 13 सेकंड आपको एक्स्ट्रा मिलने वाली है इस बार के सीटी एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, और 13 सेकंड का वैल्यू कौन समझेगा, जो बढ़िया मेहनत करके आया है, बढ़िया रणनीति बना के आया है। और आपने देखा होगा कभी कभी परीक्षा देने जाते हैं और वहाँ पर आपकी ओमार सीट छीनी जाती है और आप कहते हैं 1 सेकंड का समय दे दो ताकि गोला काला कर दूँ, तो उस 1 सेकंड की वैल्यू वो जानेगा, उसकी कदर करता है। आपको 13 सेकंड एक्स्ट्रा मिल रही है यहाँ पर। 13 सेकंड का मतलब है काफ़ी, एक प्रश्न पे मिल रही है, एक प्रश्न पे 13 सेकंड एक्स्ट्रा मिल रही है। तो बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है ये। ओमार सीट पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे, तो यहाँ पर आपके पास ये बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई। गवर्नमेंट ने जो किया है, किसी ने समझा ही नहीं, 13 सेकंड प्रति क्वेश्चन के हिसाब से एक्स्ट्रा हमें दे दिया गवर्नमेंट ने, ये चेंज करने के माध्यम से। चलिए थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा और ये आगे क्या कर रहा है भैया कि गलत उत्तर के लिए पूर्णांक 1/3, अर्थात यूँ कहूँ कि 1/3 यहाँ पर मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों। अब भाई कई बच्चे जो है इसका भी अलग अर्थ निकाल लेते हैं, 1/3 मार्किंग का मतलब क्या होता है साहब, क्या मामला है ये। तो अब इसमें देखो 1/3 मार्किंग का मतलब क्या होता है, इसका गलत अर्थ नहीं निकाले। ऐसा नहीं कि 3 प्रश्न कर देंगे तो एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो हमारे पास मतलब 3 प्रश्नों के नंबर तो मिलेंगे क्या, ऐसा नहीं। जैसे आप समझिए, अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 4 है, और नंबर ऑफ मार्क्स भी कितने हैं, 4 है, ठीक है ना। 4 ही तो प्रश्न है और 4 ही मार्क्स है, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। और जो मार्किंग है
मार्किंग 1/3 है। और किसी बच्चे ने क्या है कि यहाँ पर 3 क्वेश्चन क्या कर दिए, 3 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए, 3 क्वेश्चन गलत कर दिए भैया, 3 क्वेश्चन। तो आप मुझे ये बताओ, 4 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और 3 क्वेश्चन बच्चे ने गलत कर दिए हैं, 1 प्रश्न बच्चे ने सही किया है, तो कितने नंबर आएंगे टोटल बच्चे के? आप यहाँ देखेंगे दोस्तों ज़रा, बच्चा कई बार सोचता है कि 3 जो है हमारे पास में 3 प्रश्नों के नंबर कट गए और 1 प्रश्न का नंबर हमारे पास बच गया। तो ऐसा नहीं है, 3 प्रश्न 1 प्रश्न को लेकर डूबेंगे। आपने कहावत सुनी होगी है कि हम तो डूबे जो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे। अर्थात ये जो 3 जो आपने गलत कर दिए यहाँ पर, ये 1 प्रश्न को भी लेकर, जो आपने 1 सही किया था 3 गलत किए ना, तो 3 गलत 1 को लेकर गया, तो इसका मतलब 4 हो गए, इसका मतलब 0, इसका मतलब आप उस एग्ज़ाम में किराया लगा करके ही 0 गए, मतलब जो है आपका कोई मतलब नहीं निकला। यदि ऐसे ही आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं तो 1 प्रश्न में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव मार्किंग का मतलब समझें आप ज़रा कि आपको सटीक। पिछली बार तो क्या था कि बच्चों को ये कह के भेजते थे, टीचर लोग, पेरेंट्स लोग, पड़ोसी लोग, सब लोग ये कह के भेजते थे, भाई एक बार तो जो आए वो कर लेना, उसके बाद में कुछ भी नहीं समझना, गोले सारे कल के काले करके आने हैं, ये भेजते थे। लेकिन वो बात अब नहीं है। अब तो भैया आपने जैसे मान लो सही क्वेश्चन कर दिए काफ़ी सारे, जिसमें आप सिलेक्शन 40 के आसपास, मतलब जो है आप प्रतिशत के आसपास आपके मार्क्स बैठ रहे हैं, लेकिन आपने गलत इतने कर दिए पूरे भरने के चक्कर में कि वो पूरे के पूरे नंबरों को ले डूबे और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसलिए यदि आपको लग जाए कि आपके मार्क्स आ गए हैं और आप अब जो करोगे वो गलती करोगे, तो वहाँ पर आपको डिस्टर्ब नहीं करना। भाई तुक्के कौन लगाएगा? जिसका लगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा वो तो लगा सकता है तुक्का, लेकिन जिसको लग गया है कि मेरे को आते हैं जितने प्रश्न उतने में मेरा सिलेक्शन हो गया है, अर्थात यूँ कहूँ कि इसमें मेरे मार्क्स में मैं CET पास कर जाऊँगा, तो फिर तुक्के लगाने की आवश्यकता दोस्तों यहाँ पर नहीं है, और लगाना भी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना आवश्यक रूप से। चलिए, तो 1/3 मार्किंग का मतलब भी आप समझे, और 13 सेकंड हमें गवर्नमेंट एक्स्ट्रा इस बार दे रही है, इसका मतलब भी आप समझे। सिलेबस में थोड़ा सा मैं जो है, अच्छा एक और चर्चा बताऊं मैं आपको, ज़रा कुछ बच्चों को गलतफहमी होती है, उसको भी क्लियर कर देता हूं। बहुत ही अच्छा रूल जो मैंने मतलब स्पेशली निकाला है, ये देखिए ज़रा, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, देखो ज़रा, कुछ बच्चे अलग ही निकाल के बैठे होते हैं, है ना। ये कहता है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16/1/2025, 16/1/2025 में एक अधिसूचना जारी हुई थी, अनुसार समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम की दिनांक, मतलब आपका जिस दिन रिजल्ट आएगा, परीक्षा तिथि नहीं, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, से 3 वर्ष इंक्लूडिंग, ठीक है ना, वहाँ से 3 वर्ष के लिए मान्य होगा। इसका मतलब यदि 2026 में आप परीक्षा दे रहे हैं अक्टूबर में, इसका रिजल्ट मान लो 2026 में ही आ जाता है, अब बीच में आपने क्या है कि यहाँ पर परीक्षा दी है, तो आपका वो रिजल्ट 3 वर्ष तक वैलिड होगा, परिणाम की अंतिम तिथि से लेकर के। अब यार बच्चे तो इसमें भी कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसका मतलब 3 साल हम CET नहीं देंगे क्या, या 3 साल बाद में, अगर मान लो 3 साल के अंदर ही हमें नौकरी लगनी है, ऐसा क्या है, ये मामला क्या है? तो इसमें भी देखो मैं क्लियरिटी बताता हूँ आपको। आप CET साल में आ रही है ईयरली, तो आप हर साल आ रही है तो हर साल दे सकते हो। जैसे आपका 2026 वाला स्कोर चलेगा 27, 28, 29 तक, है ना, 3 साल, लेकिन आप 27 में पास कर गए तो आपकी वैलिडिटी 30 वर्ष तक होगी। मतलब जो है आपकी CET का हर बार एग्ज़ाम दो आप, कोई बाध्यता नहीं। स्पष्ट किया है यहाँ पर कि बोर्ड द्वारा उन समस्त अभ्यर्थियों के अंक जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, ये प्रकाशित कर दिए जाएंगे। यहाँ देखिए ज़रा, समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या के संबंध में कोई निर्बंधन नहीं होगा, कोई बाउंडेशन नहीं होगी। कितने भी प्रयास आप, कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो, आप पास हो गए तो भी, और अगर CET आपका क्लियर नहीं हुआ तो भी। ऐसा नहीं कि जिनका क्लियर हो गया वो एग्ज़ाम नहीं देंगे, देना है, ठीक है ना, वैलिडिटी बढ़ती जाएगी ना हर साल। आगे देखो ज़रा, इंपॉर्टेंट बात, अभ्यर्थियों के पास समान पात्रता परीक्षा में अपना स्कोर सुधारने का अवसर होगा। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में सम्मिलित पदों के लिए आने वाली परीक्षा से पूर्व का सर्वोत्तम उपलब्ध स्कोर मान्य होगा। जैसे आपने 2026 का CET पास कर लिया
और 2027 वाला पास कर लिया और 2028 वाला भी पास कर लिया, उसके बाद में जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके जो सीईटी का मार्क्स वहाँ पर जो है स्कोर जो जोड़ा जाएगा वो तीनों एग्ज़ामों में जितने भी आपने सीईटी के एग्ज़ाम पास किए हैं सर्वाधिक अंक जिसमें आए वो वाला वहाँ पर काउंट होगा। ये बहुत अच्छी बात है। तो आप अपना स्कोर जो है हर बार सीईटी को दे करके सुधार भी सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब सीईटी जितनी बार आए सरकार एक साल में दे रही है, हर बार देना है, अपना स्कोर बढ़ाना है और एग्ज़ाम को देते रहना। इससे पहले देखें ज़रा, कुछ चीज़ें मैंने छोड़ी थी जानबूझ के, ये तो हो गया था। अब देखें आप यहाँ पर आ जाएं दोस्तों ज़रा, ये क्या कह रहा है कि भैया रीजनिंग का सिलेबस, रीजनिंग और गणित का सिलेबस यहाँ पर दिया। बहुत ही पेचीदा स्थिति को तो मैं समझाता हूँ, मेरा तो मामला ही रीजनिंग का है तो इसको तो बहुत अच्छे से समझाता हूँ। एक तो दिया ब्लड रिलेशन, ठीक है, और एक है संख्या श्रेणी, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, घड़ी और कैलेंडर, ठीक है ना। अक्सर इनके प्रश्न जो है कम आते हैं, लेकिन इस बार स्पेशल विशेष दिया है इसने। ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ मैथ्स का है और ये जो है ये भी आपका मैथ्स का है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो रीजनिंग का और है थोड़ा सा नीचे, ये भी यहाँ पर तो मैथ का है। ये टोटल मैथ्स का सिलेबस है। कोड और डिकोड, कोडिंग डिकोडिंग जो आप अक्सर करते हैं रीजनिंग के अंदर, बैठने की व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट और मानसिक योग्यता। देखो वहाँ पर अपन ने देखा था सिलेबस के अंदर क्या बोला था, लॉजिकल रीजनिंग, और अंदर जाके क्या दे दिया, मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में टोटल 21 चैप्टर होते हैं। मेंटल एबिलिटी में रीजनिंग के 21 चैप्टर होते हैं, जिसमें मेंटल तो यूज होता है, मेंटल के नाम तो यूज है यहाँ पर मेंटल, लेकिन मेंटल बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। दिमाग से यदि क्वेश्चन करोगे तो गलत होगा, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करना होगा। और लॉजिकल रीजनिंग वहाँ पर दे ही दी उसने, तार्किक क्षमता, जिसके अंदर 4-5 चैप्टर आते हैं। कौन से वाले, कथन पूर्वधारणा, कथन कार्यवाही, कथन निष्कर्ष और कथन जो है आपके पास में कारक, ये सब जो है आपके पास में वहाँ पर तर्क जो आते हैं वहाँ पर। वो 4 चैप्टर और जो उसके अंदर डिसीजन मेकिंग वाले भी आ जाते हैं, तो 4-5 चैप्टर जो है वो होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के। और एक और दे दिया एनालिटिकल रीजनिंग, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। इसका अंदर रीजनिंग का कोई से भी चैप्टर का कोई सा भी प्रश्न जो उलझा हुआ है वो एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन कहलाएगा। तो मेंटल एबिलिटी दे दी, लॉजिकल रीजनिंग दे दी, एनालिटिकल रीजनिंग दे दी, रीजनिंग पूरी दे दी बच्चों। रीजनिंग यहाँ पर आपको पूरी दे दी। तो इसका मतलब हाँ ये है कि नॉन वर्बल के बारे में यहाँ पर जिक्र नहीं किया, पर उम्मीद है कि नॉन वर्बल भी यहाँ पर अक्सर आ जाया करती है। तो ये इसका जो है यहाँ पर प्रॉपर अपना रीजनिंग का सिलेबस था। अब इन चीज़ों के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि सीईटी की रणनीति जो आप बना रहे हैं किस प्रकार से तैयारी करेंगे। सबसे पहले तो सिलेबस आप देखिए ज़रा, और मैं एक बात कहना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी किताबें ना ला करके कोई सेलेक्टेड नोट्स अगर आपको कहीं से मिल जाए, कहीं पर कोई संस्थान के अगर प्रतिष्ठित संस्थान है जिसका आपके मतलब नज़र में ठीक लगता है, उसके आप नोट्स लें और रेगुलर जो है अध्ययन करने के साथ में उस चीज़ों को रिपीट भी करें। बारी बारी से टेस्ट दे करके अपना जांच करें कि हम कितना सही कर पा रहे हैं, कितना गलत कर पा रहे हैं। और इस रणनीति को समझें कि नेगेटिव मार्किंग में अपन उससे चक्कर में नहीं फंस जाएं, ताकि हमारे को क्या है कि होता हुआ सिलेक्शन भी हमारा रुक जाए। तो उस चीज़ को भी अपने को ध्यान में रखना है। और इन सब चीज़ों को, सब्जेक्ट को, सारी चीज़ों को देखते हुए, परीक्षा की तिथियों को देखते हुए हम पूरा रणनीति ऐसा बनाएं कि हमारे को ये सोचना ही नहीं कि अगली बार सीईटी देना है। अपने को तो ये सोचना इस बार ही सबसे अच्छा स्कोर अपने को लेकर के आना है, ताकि अपना नुकसान नहीं हो। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों मैं आपको, 24 जून, जी हाँ दोस्तों अभी आज 25 जून हो गया है, तो 24 जून से इसका फॉर्म भरा जा रहा है। 23 जुलाई तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। ओबीसी के कैंडिडेट के लिए और जनरल के महिलाओं कैंडिडेट के लिए इसमें 400 ऐसे कुछ है, और जनरल कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 600 है, और बाकी के लिए 400 ऐसे कुछ फीस होगी। वो आप देख लेना वहाँ पर अपने SSO ID से जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे वो वहाँ पर आप देख लेना। एक विशेष सूचना मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि सीईटी के अंदर और सब्जेक्ट का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन स्पेशली रीजनिंग को लेकर के कंप्लीट अब तक के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं और चैप्टर वाइज मैं बाकायदा पूरी रीजनिंग यहाँ पर अपने चैनल पर पूरी करवाने वाला हूँ। तो जो भी आपके संपर्क में सीईटी के दोस्त लोग हैं जो सीईटी का एग्ज़ाम देंगे, उनको आप अपने चैनल से जोड़िए, लाइक सब्सक्राइब करवाइए चैनल को,
और मैं पूरा का पूरा यहाँ पर CET का कंप्लीट कोर्स यहाँ पर आपका लूँगा। मतलब आपको एक हेडेक में कम करता हूँ, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, कि भैया आपको रीजनिंग के लिए तो न तो कुछ अन्य देखना है न कुछ पढ़ना, सब कुछ मैं करवा दूँगा, सब कुछ प्रैक्टिस भी मैं करवा दूँगा आपकी। रीजनिंग को भूल जाओ ना, बिल्कुल भूल जाओ, प्रैक्टिस भी करवा दूँगा, IIV क्वेश्चन भी यहाँ पर चेक करवा दूँगा आपको, आपका स्कोर भी दिखा दूँगा कैसे क्या है, सब कुछ पूरा प्लानिंग के साथ में। तो मैं जल्दी 1-2 दिन के अंदर प्लानिंग करके और इसका एग्ज़ाम की जो है अपने रीजनिंग स्पेशल CET की क्लास से लाइव आऊँगा, तो आप सब लोग वहाँ जुड़ेंगे और वहाँ मिलते हैं। तो आज की जानकारी दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।